कहानी का शीर्षक है ऊसर में बीज। ये आधुनिक युगबोध की कहानी है। रिश्ते इतने सतही हो गए हैं कि रुपयों से तौले जाने लगे हैं। सारी संवेदनाएं चुक गई हैं। भावनाओं की जमीन इतनी बंजर हो गई है कि वहां प्यार की फसल उगाई ही नहीं जा सकती। इसी बात को मालती जी अपनी कहानी ऊसर में बीज में बहुत ही अलग ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। कहानी ऊसर में बीज। झांसी से सुनील चाचा का फ़ोन था। गुड़िया, एक बुरी खबर है, अपना निक्की नहीं रहा। बुरी खबर सुनते ही मैंने कलेजे को मजबूती से थाम लिया था। फिर भी खबर इतनी बुरी होगी ये तो सोचा ही नहीं था। नहीं रहा मतलब? मैंने कहा और खुद ही झेंप गई। अब क्या मुझे इन शब्दों का भी मतलब समझाना होगा? 2 बच्चों की माँ हूँ, क्या ज़िंदगी भर गुड़िया ही बनी रहूँगी? पर क्या करूँ, निक्की चाचा के साथ इन शब्दों की संगति बिठाना बहुत कठिन हो रहा था। निक्की चाचा का खूबसूरत गोरा चिट्टा चेहरा हमेशा के लिए आंखों से ओझल हो गया। ये बात मानने के लिए मन किसी तरह तैयार नहीं था। मुझे नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगा। फिर मैंने पूछा, ये कब हुआ चाचा? क्या पता, शायद 9 या 10 तारीख के आसपास हुआ होगा। अब तुम तो जानती हो इन दोनों देशों में तारीखों के बड़े घपले हैं, पर शायद 9 या 10 तारीख के आसपास ही होगा। क्या हुआ था? हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक। लेकिन उसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं थी। नहीं, हिस्ट्री तो नहीं थी। शायद पहला ही अटैक जानलेवा साबित हुआ होगा। ये तो अच्छा हुआ कि उसने बेहोश होने से पहले एम्बुलेंस मंगा ली थी, नहीं तो लाश कमरे में पड़ी सड़ती रहती और किसी को पता ही नहीं चलता। लाश? 6 फुटे निक्की चाचा एकदम लाश में तब्दील हो गए। उफ। अब मैंने एक सांस भरकर पूछा, अब क्या बॉडी मॉर्ग में पड़ी है? मैंने बॉडी शब्द को भरसक मन से निकालते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब ये था चाचा, अब क्या इरादा है? देखते हैं। दिल्ली सुशील को फ़ोन किया है, वो कह रहा था कुछ इंतज़ाम करेगा। पीछे से चाची भुनभुना रही थी, अरे हमने कितनी बार कहा राहुल को साथ लेते जाओ, इसका भी वहाँ कुछ ठिकाना कर देना, लेकिन नहीं माने। आज लड़का साथ होता तो आखिरी समय में कोई पानी पिलाने वाला तो होता कि नहीं। चाचा एकदम झल्लाए, अब चुप भी करो, हमेशा एक ही राग लेके बैठ जाती हो, हैं? मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे इस नालायक लड़के को मेरे सिवाय कोई नहीं झेल सकता, समझी? मैं डर गई। अब इन दोनों की अगर जुगलबंदी शुरू हुई तो ये मुझे तो भूल ही जाएंगे। लेकिन गनीमत थी कि चाचा को याद था कि फ़ोन के दूसरे सिरे पर मैं हूँ। बोले, बेटा, जो कुछ भी तय होगा हम तुमको खबर कर देंगे। हाँ चाचा, आपको खबर कब मिली? कल रात को। उसका एक दोस्त है, वहीं मॉन्ट्रियल में रहता है, उसने खबर की थी। वही बोला था कि डिटेल्स बाद में बताऊंगा। मैंने सुशील को तो कल रात को ही दिल्ली में फ़ोन कर दिया था, लेकिन सोचा तुम्हें इतनी रात को तकलीफ़ क्यों दूं, परेशान करने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए फिर अभी किया। मतलब आपने मुझे पूरे 14 घंटे बाद खबर की, क्या इससे मुझे परेशानी नहीं हुई होगी? पर यह बात मैंने उनसे नहीं कही, चुपचाप फ़ोन रख दिया और सुन्न होकर बैठ गई। मुझे पता ही नहीं चला और आंसू बहते रहे। ये तो अच्छा हुआ बच्चे घर में नहीं थे, नहीं तो मेरी हालत देख के डर जाती। पतिदेव ऑफिस में होते तो मैं उन्हें फ़ोन करके बुला लेती, लेकिन वो टूर पे थे। वो पास में होते तो उनके कंधे पर सिर रखकर मैं जी भर के रो लेती, मन कुछ तो हल्का होता। मेरे कानों पर अब भी हथौड़े की तरह सुनील चाचा के शब्द बज रहे थे, अपना निक्की नहीं रहा। उनका यह निक्की नाम मेरा ही दिया हुआ था। छोटी थी तो मुझसे निखिल कहते नहीं बनता था, तो मैं निक्की चाचा कहने लगी। घर की बड़ी बेटी थी तो सारे चचेरे फुफेरे भाई बहनों ने यही नाम उठा लिया और सबके लिए वो निक्की चाचा या निक्की मामा हो गए, और भैया भाभियों ने भी उसको निक्की या निक्कू कहना शुरू कर दिया। और वो निक्की चाचा नहीं रहे। विश्वास करना कितना कठिन था। जब अपने आप को थोड़ा संभाल लिया तो मैंने दिल्ली फ़ोन किया। चाचा, आपको तो इस हादसे की खबर हो गई होगी ना? हाँ बेटा, कल रात को ही
मंजले भैया का फ़ोन आ गया था। इट वॉज सो शॉकिंग यार, मैं तो अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। चाचा अब आगे क्या इरादा है? अरे इरादा क्या होगा, उतनी दूर तो कोई जाने से रहा। तो हम उन्हें यहाँ ले आए। मैंने जानबूझकर के बॉडी शब्द का प्रयोग नहीं किया, मुझसे किया ही नहीं गया। लेकिन चाचा ने ऐसी कोई भावुकता नहीं बरती। वो बोले, पागल हुई हो? बॉडी यहाँ लाना कोई हंसी खेल है? पूरे 1.5-2 लाख का खर्च है, इतना किसके पास है? फिर क्या वो सिमी का देवर है वहाँ कैलिफोर्निया में? उतना पास तो नहीं है, पर हमारे मुकाबले में तो पास ही है ना। उससे कहा है, कांटेक्ट कर रहा हूँ। सिमी कौन? अरे तेरी चाची की छोटी बहन बरेली वाली। चाची की छोटी बहन सिमी बरेली वाली, उसका देवर कैलिफोर्निया वाला। वो चाचा की अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेगा। मेरा मन इसके लिए ज़रा भी राज़ी नहीं हुआ। अरे कहीं तो कुछ तालमेल हो। मैंने कहा, चाचा इससे तो अच्छा था हम उन्हें यहीं ले आते, हम लोग सब मिलकर के खर्च शेयर कर लेंगे। कहाँ ने बेटा, इट्स ए कॉस्टली अफेयर, और सब मिलकर कितना शेयर कर लेंगे? मेरी हालत तो तुम जानती हो। अरे दिल्ली में गृहस्थी कर रहा हूँ, दोनों कमा रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। और मंजले भैया कुछ दे भी देंगे तो मंजली भाभी का स्वभाव तो तुम जानती हो ना, मरने के बाद भी निक्की बेचारा उनकी गालियाँ सुनता रहेगा। और वैसे भी बेटा, इट्स शेयर वेस्ट ऑफ मनी, है ना? उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा हमारे सामने है, वही बना रहे। शेयर वेस्ट ऑफ मनी। चाचा के ये शब्द चाकू की तरह कलेजे को चीरते चले गए। निक्की चाचा की मृत्यु से मन उतना नहीं कल्पा होगा जितना इन शब्दों से कल्पा। और इन्हीं लोगों के लिए चाचा हर साल दौड़ दौड़ के आते थे। इनके मोह की डोर में बंधे हुए इतना पैसा खर्च करके आते थे और यहाँ आते ही खुशियों की बरसात कर देते थे। उनकी ये खुशियाँ सौगातों के रूप में बरसती थीं। बच्चा बूढ़ा कोई भी उनकी लिस्ट से छूटता नहीं था। नए जन्मे बच्चे से लेकर नई ब्याही दुल्हनिया तक सबके नाम उनकी याद में दर्ज थे और सबके लिए कुछ न कुछ आता था। हमारे घरों में जितनी दुर्लभ और कीमती वस्तुएं हैं, सब निक्की चाचा की देन है। कई बार मैं कहती, चाचा इतने शाह खर्च मत बनो, अकेले हो, बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखो। तो कहते, गुड़िया मैं वेलफेयर स्टेट का बाशिंदा हूँ, मेरे बुढ़ापे की चिंता मेरी गवर्नमेंट करेगी। मैं तो यहाँ भाग भाग कर इसलिए आता हूँ कि ये नए पीढ़ी के बच्चे मुझे याद रखें। मुझे विश्वास है कि भैया भाभी मुझे कभी नहीं भूलेंगे, उनका प्यार मुझ पर हमेशा वैसा ही बना रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये नए बच्चे भी मुझे याद रखें, मेरा इंतज़ार करें, मुझे प्यार दें। इसीलिए मैं उन्हें सौगात देता रहता हूँ। इसी बहाने से ही वो मेरी इंतज़ार तो करेंगे। और वैसे भी बेटा, खाली हाथ घर आया मेहमान किसी को अच्छा नहीं लगता। दुनिया में एक ही घर ऐसा है कि जहाँ आदमी बेझिझक जब चाहे मुंह उठाए हाथ हिलाता हुआ चला जा सकता है, वो माँ का घर होता है। पिता का प्यार भी एकदम निरपेक्ष नहीं होता, उनके भी कुछ अरमान होते हैं, लेकिन माँ के लिए बस बेटे का घर आना ही एक सौगात होती है। मैं कहती, दादी की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, कभी कभी माँ बहुत याद आती हैं। पहले मैं माँ की झलक तुम्हारी मम्मी में देख लेता था, अब बड़ी भाभी नहीं है तो मैं उनकी झलक तुम में देख लेता हूँ। इसीलिए तो जब भी भारत आता हूँ तुम्हारे पास 2-4 दिन के लिए ज़रूर आता हूँ। ये सच था, जब भी चाचा भारत आते मेरे पास भोपाल ज़रूर आते। उनके भारत आगमन की खबर सुनते ही मैं अपने घर को झाड़ पोंछ कर चमकाना शुरू कर देती। नई चादरें, नए पर्दे, नए तौलिए, नए टी सेट, यहाँ तक कि पाँव पोछ और डस्टबिन भी नया ले आती। नाश्ते के सामान का अंबार लगा देती, फ्रीज को कोल्ड ड्रिंक से भर देती। हिंदी अखबार के साथ रोज़ एक अंग्रेज़ी अखबार लगा लेती और रोज़ पहनने के कपड़ों की जगह बाहर जाने आने वाले कपड़े निकाल लेती। पतिदेव मेरी सब उठापटक देखते रहते, मुस्कराते रहते। कभी कभी कहते, क्यों इतना हल्कान हो रही हो? जानती तो हो कि वो भोपाल हमारे लिए नहीं आते, हमारा घर तो सिर्फ वेटिंग रूम है। मैं भड़क जाती, तो कोई ज़रूरी है कि वेटिंग रूम मनहूस बना रहे?
इसी बहाने घर की थोड़ी साफ सफाई हो जाती तो क्या हर्ज है। वैसे वो बिल्कुल गलत भी नहीं कहते थे। मेरे अलावा भी भोपाल में चाचा के लिए एक और आकर्षण था, और बकौल पतिदेव वही खास आकर्षण था। उस आकर्षण का नाम था शेफाली दासगुप्ता। वो किसी ज़माने में चाचा के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और अब एक बड़े IAS अधिकारी की पत्नी थी। चाचा की नज़रों में शेफाली आंटी वॉज परफेक्शन पर्सनोफाइड। खूबसूरत तो खैर वो थी ही, लेकिन उनकी हेयर स्टाइल, उनका ड्रेस सेंस, उनका होम डेकोर, उनका सोफिस्टिकेशन, सब कुछ अल्टीमेट था। मैं हमेशा सोचती कि अच्छा हुआ चाचा ने शादी नहीं की, तो चाची बेचारी शेफाली आंटी की तारीफ सुन सुन के ही जल कर खाक हो जाती। फिर कभी सोचती हूँ कि चाचा की शादी न करने के कारण कहीं शेफाली आंटी तो नहीं। जिस दिन चाचा भोपाल आते, शाम को ही हम लोग शेफाली आंटी के बंगले पर हाजिरी देने जाते। बेमन से ही सही हमें भी साथ घिसटना पड़ता। चाचा उनके लिए भी नायाब तोहफे लाते, जिन्हें वो लोग कृपावंत होकर स्वीकार करते, और आंटी हाउ क्यूट, सिंपली मार्वलस कहते हुए उनको नवाजती, और चाचा का चेहरा खुशी से दमक उठता। फिर चाचा के लिए हमें उन्हें डिनर पे बुलाना पड़ता, और शर्मा शर्मी वे भी हमें दावत दे डालते। लेकिन दोनों ही मौक़ों पर उनकी बेरुखी साफ झलकती, और उसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं था। हम लोगों के आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक स्तरों में ज़मीन आसमान का अंतर था। चाचा के जाते ही हम लोग एक दूसरे से एकदम अलग दुनिया में पहुंच जाते थे। रात को मैंने सोचा आंटी को भी ये खबर तो देनी चाहिए। बच्चों को होमवर्क के लिए बिठा करके मैंने वो नंबर घुमाया। हमेशा की तरह सेवक ने फ़ोन उठाया, और ये विश्वास दिलाने के बाद कि बहुत ज़रूरी काम है, वो मैडम को बुलाने के लिए राज़ी हुआ। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर उनकी लहरदार आवाज़ आई, हेलो, नमस्ते आंटी, मैं सविता बोल रही हूँ। सविता कौन? मैं निखिल रायज़ादा, कनाडा वाले, उनकी भतीजी। ओह, तुम्हारा नाम तो कुछ और हुआ करता था ना? जी, मुझे घर पे गुड़िया कहती हैं। हाँ, तभी तो। हाँ बोलो, कैसे फ़ोन किया? निखिल आए हुए हैं क्या? नहीं, दरअसल आंटी मैं कुछ कहने जा रही थी कि कहूँ का एक सैलाब मेरे कानों से टकराया। आंटी घर में गेस्ट हैं क्या? हाँ, पार्टी चल रही है। कोई ख़ास बात? अरे ख़ास बात क्या होगी, यू नो माई हस्बैंड, ही इज़ सो फॉन्ड ऑफ सेलिब्रेशंस, उन्हें तो बस बहाना चाहिए। सॉरी आंटी, आपको डिस्टर्ब किया, मैं बाद में बात कर लूँगी, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। दरअसल इतनी बड़ी खबर मैं इस समय नहीं देना चाहती थी। ऐसे माहौल में या तो वो गुम हो जाती या उसकी संजीदगी ही ख़त्म हो जाती। मैंने दूसरे दिन सुबह 9 बजे फ़ोन किया, पता चला साहब और मेम साहब दोनों सो रहे हैं। शायद पार्टी रात देर तक चली होगी। फिर मैंने रात का इंतज़ार नहीं किया, शाम को 7 बजे ही फ़ोन लगा लिया। फिर उस सारी प्रक्रिया के बाद वो फ़ोन पर आई। इस बार मुझे सविता नाम का स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ा, वो पहचान गई। हाँ बोलो आंटी, आप बिज़ी तो नहीं है ना? अरे बिज़ी क्या, बस क्लब जा रही थी। साहब बहादुर तो गाड़ी में जाके बैठ भी गए हैं। राम सिंह ने फ़ोन का बताया तो मैं वापस आ गई। एक क्षण को मैं रुकी, फिर मैंने सोचा कि बार बार कौन फ़ोन करेगा, अब जो भी कहना है कह ही डालना है। इसलिए मैं एक सांस में कह गई, आंटी आपको एक खबर देनी थी। है तो बुरी खबर, लेकिन देनी तो है। निक्की चाचा, आई मीन निखिल रायज़ादा इज़ नो मोर। 9 तारीख को मॉन्ट्रियल में उनका निधन हो गया। ओह, उन्होंने एक आह भरी। बीमार थे? हाँ, हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक। ओह, उन्होंने फिर एक आह भरी। एंड ही वॉज ऑल अलोन देयर? जी, सो सैड। उन्होंने फिर एक आह भरी, और तभी पीछे शायद मुड़ कर के कहा, राम सिंह साहब से कहो आ रही हूँ। बच्चों की तरह हॉर्न पे हॉर्न बजाए चले जा रहे हैं। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोली, अच्छा सविता, हम लोग बाद में बात करेंगे, चलेगा? वो क्या है तुम्हारे अंकल, यू नो ही इज़ सो इम्पेशेंट हैं, एंड कन्वे माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंस टू योर फैमिली, ओके? और उन्होंने फ़ोन रख दिया।
मैंने कहना चाहा कि आंटी, क्या निखिल रायजादा के सम्मान में आप एक दिन अपना क्लब जाना स्थगित नहीं कर सकती? इतना तो उनका हक बनता है। लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकी क्योंकि उधर से फ़ोन रखा जा चुका था और मैं जानती थी कि अब इस नंबर पर मेरी कभी कोई बात नहीं होगी। अपना रिसीवर रखते हुए मैंने कहा, चाचू, तुम ज़िंदगी भर प्यार की फसल उगाने की कोशिश करते रहे, पर लगता है सारे बीज तुमने ऊसर में ही छितरा दिए थे, कहीं से भी कोई अंकुर नहीं फूटा। चाचा की मृत्यु से भी ज़्यादा दुखद ये सत्य था।